सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। अंबेडकर संदेश बेहद मार्मिक है। बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच जो हम आपको बता दें किस तरह से समाज पर शोषण अत्याचार का इंतहा हो गया था। उस शोषण अत्याचार की जो उच्चतम शिखर था उसको बाबा साहब अपने शब्दों में बता रहे हैं। आज ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरह का शोषण उस समय समाज पर होता था, समाज का मतलब हम सिर्फ यहाँ SC ST की बात नहीं कर रहे हैं। समाज का मतलब यहाँ पर वो सारे समाज की बात हो रही जो खेती किसानी करता था। पूरे बहुजन समाज की यहाँ पर बात हो रही है। खासकर OBC समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का है। बहुजन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, क्योंकि शोषण अत्याचार जो खोती व्यवस्था उस समय लागू थी, यूँ कहें कि जमींदारी व्यवस्था जो लागू थी, उसी के तहत हो रहा शोषण अत्याचार किसानों पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में है। यदि आप जानना चाहते हैं किस तरह का शोषण अत्याचार होता था तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर देखना होगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी है। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का कोई पर्याय नहीं, यानी कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। बाबा साहब कहते हैं आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ जीवन हम सभी को व्यतीत करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 154 से 156 तक का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 14 अप्रैल दिन रविवार था, अंबेडकर जयंती के दिन। 1929 के दिन चिपलून में रत्नागिरी जिले में किसान परिषद बुलाई गई थी। उसमें बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच होता है, और यहाँ पर जो परिषद के सदस्य थे उनके नाम आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हम सीधे ले चल रहे हैं बाबा साहब का स्पीच, क्रांतिकारी स्पीच की तरफ आपको। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भाषण किया तो उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म आम जनता की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ही हुआ होगा। क्या कभी हम में से किसी को ऐसा लगता है कि हमारा और आपका जीवन समाज के लिए हुआ है, आम जनता की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए हुआ है? और यदि ऐसा लगता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं। आप बाबा साहब के पद चिन्हों पर सच्चे इंसान हैं, वो जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तथागत बुद्ध की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे आप इंसान हैं। निश्चित रूप से हम आपको नमन करते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जन्म आम जनता की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए हुआ है।
बाबा साहब कहते हैं कि मैं भी मजदूर वर्गों में से एक हूं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल में रहता हूं। अन्य बैरिस्टरों की तरह मैं भी बंगलों में रह सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अस्पृश्य और किसान बंधुओं के लिए चाल में रहकर ही काम करना होगा। अपने इस निर्णय के बारे में मैं कभी नहीं पछताया, न कभी मुझे बुरा लगा। मुझे मुंबई आकर केवल 4 वर्ष हुए हैं। अत्यंत हीन माने गए समाज में जन्म हुआ। बाबा साहब स्वयं कहते हैं अत्यंत हीन माने गए समाज में जन्म हुआ, और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समाज को न्याय दिलाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। बार बार मैं ये कहता हूं कि हमें अपने जीवन को बाबा साहब के संदेश के साथ जोड़ना होगा, बाबा साहब की स्पीच में कही गई बातों के साथ जोड़ना होगा। क्या हमारा जिस समाज में जन्म हुआ, हम उस समाज के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं? क्या हम उस समाज के लिए ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं जो आने वाले समाज उसके फलों से लाभान्वित हो? ध्यान देना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि साथ ही अस्पृश्य कामगारों को अन्य कामगारों जैसे मिलने वाले अधिकार सुविधा दिला देना भी मेरा कर्तव्य और कर्म है। 2 साल पहले श्री बेंडके से मेरी पहचान हुई। उन्होंने खोती मामले की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैंने उसे स्वीकार किया है। खोती पद्धति के नफ़ा नुकसान के बारे में अध्ययन कर उसके बारे में पक्की योजना बिल के रूप में कायदे काउंसिल में लाना मेरा कर्तव्य है। खोती व्यवस्था क्या है? कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, यानी कि 147 नंबर जो डॉक्टर अम्बेडकर संदेश है, उसमें हमने आपको बताया था खोती व्यवस्था के बारे में। खोती जैसी दुष्ट पद्धति कैसे चलन में आई, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। बाबा साहब कहते हैं इस पद्धति के कारण किसानों के दिलों को शांति नहीं है। दिन रात जी तोड़ मेहनत कर फसल खड़ी करने के बाद अचानक अमीरों द्वारा उनकी खेती पर बने बनाए बिल में सांप की तरह कब्जा कर लेने से उनका जीवन संकटों में घिरने के बाद भी अमीरों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। खोती व्यवस्था की एक लाइन में बाबा साहब ने परिभाषित कर दिया। आखिर ये खोती व्यवस्था है क्या? खोती व्यवस्था में बने बनाए बिल में सांप जिस तरह से कब्जा कर लेता है, सांप की तरह अमीर लोग, किसानों द्वारा फसल तैयार की जाती है, खेत जोता जाता है, उसमें पूरा मेहनत किया जाता है, बीज बोया जाता है, पानी लगाया जाता है, निराई गुड़ाई किया जाता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तो अमीर लोग खेत में पहुंच जाते हैं और उस फसल को लेकर अपने घर पे लेकर आते हैं। ये जबरदस्ती होता है और इसी को खोती व्यवस्था कहा गया मेरे साथियों। तो इसको लेकर बाबा साहब कहते हैं कि ये व्यवस्था आई कैसे, ये बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। ऐसे समय सरकार को चाहिए कि वह मेहनत कश किसानों को उनकी मेहनत का फल दिला दे। इंसान के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना सरकार का आद्य कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। और ऐसे मामले में सरकार ने अगर गरीबों के भले के प्रति चिंतित ना हो तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वह सरकार प्रगतिशील सरकार है। रत्नागिरी जिले में एक जुल्मी खोत अपने अधिकार का इस्तेमाल महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने के लिए भी करता है। तो रत्नागिरी जिले में ही ये कार्यक्रम हो रहा है, ये परिषद हो रही है जिसमें बाबा साहब संबोधित कर रहे हैं। और रत्नागिरी जिले की घटना का जिक्र करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि किस तरह का शोषण और अत्याचार हो रहा है। किसान वर्ग आज खोती पद्धति के कारण गुलामी में दबा जा रहा है। किसान वर्ग, यहां हम अस्पृश्य वर्ग नहीं कह रहे हैं, यानी कि यहां पर बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी किसानों के लिए, तो वो किसान, बहुजन समाज, SC, ST, OBC 85% लोगों की बात बाबा साहब यहां पे कह रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि सिर्फ अस्पृश्यों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान वर्ग आज खोती पद्धति के कारण गुलामी में दबा जा रहा। सत्ता का दुरुपयोग न्याय नीति के अनुसार है, ऐसा कहना कैसे सही हो सकता है? अंग्रेजों के राज में जो गुलामी चल रही है वो सरकार को निकम्मा साबित कर रही है। अन्याय के साथ किसी भी समाज में शांति का निर्माण नहीं हो सकता। शांति बरकरार रखनी हो तो सरकार को न्याय करना होगा। न्याय करने वाली सरकार अगर इतने समय तक खोती की पद्धति को चलने देती है तो वह अन्यायकारी है। सरकारी जंगलों पर खोत अर्थात जमींदार अपने अधिकार की तानाशाही चलाएं और किसानों पर बिना वजह अत्याचार करें, ये क्या चल रहा है, ये यही समझ में नहीं आता।
अगर शांतिपूर्ण तरीके से सोचा जाए तो खोती की पद्धति ही सदोष है। छोटी मोटी चिल्लपों शिकायत समस्या कभी सरकार के कानों तक पहुंचती ही नहीं। आप अपना आंदोलन बड़े धीरज के साथ जारी रखें। अपने ऊपर हो रहे अन्यायों के बारे में आवाज़ उठाते हुए विरोधकों के साथ हमेशा भिड़ते रहने से ही 4-5 सालों में स्वराज के लिए पोषक हक मिलेंगे। आज तक आंदोलन करते हुए सरकार से विनती करनी पड़ती थी, लेकिन अब 4-5 वर्षों के बाद पूर्ण स्वराज स्थापित होगा। अपने प्रांत के प्रतिनिधियों को काउंसिल में भेजते समय बहुत ध्यान रखिएगा। चाहे जो हो, किसी से बिना डरे अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को ही काउंसिल में भेजें। अच्छी तरह जांच परख कर अपना प्रतिनिधि चुनें। बाबा साहब कहते हैं, खोत या उसके नाते रिश्तेदारों को वोट देकर काउंसिल में कदापि ना भेजें, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था वाले लोगों को अगर आप काउंसिल में भेज देंगे तो वो तो जमींदारी व्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगे। खोत व्यवस्था बनाए रखने वाले लोगों को अगर आप काउंसिल में भेज देंगे, चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देंगे, तो वो उसको बनाए रखेंगे। बाबा साहब कहते हैं, सोच समझ कर वोट कीजिएगा, सोच समझ कर चुनिएगा ऐसे व्यक्ति को जो आपकी खोती व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हो, आपके समाज का व्यक्ति हो। समाज का जीवन पराधीन है, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुणबी लोग, कुणबी यहाँ पर संभवतः ये महाराष्ट्र मराठा शब्द होगा, तो ऐसे में कुणबी का मतलब यहाँ कुर्मी जात से है, जो कि ओबीसी वर्ग में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग में आता है। अपने स्वाभिमान के साथ रहें। जो सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी अगर कोई करता है तो कुर्मी लोग करते हैं, और ऊंचे वर्गों के हल्के काम कर अपने सामाजिक दर्जे में कमी ना आने दें। बाबा साहब कहते हैं, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ अपना काम पूरी जोर अर्थात लगन लगाकर करते समय एकता से चले और संगठन बनाएं। किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर आप देख रहे हैं, एकता के बल पर विशेष ध्यान दिया, संगठित रहने का संदेश दिया। इस तरह एकता के साथ निर्मित संगठनों के आंदोलनों से अपनी शिकायतों की काउंसिल तक में सुनवाई हो सकती है। पूरे मनोबल के साथ की गई कोशिशों का असर सफलता में ही होगा, इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। और इस तरह से बाबा साहब का स्पीच यहाँ समाप्त होता है, लेकिन प्रस्ताव पारित किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। खोती व्यवस्था विशुद्ध गुलामी ही है। इस व्यवस्था के कारण रत्नागिरी जिले का खेतीहर वर्ग पूरी तरह खोती के अधीन हो गया, खोतों को अधीन हो गया, मतलब जमींदारों के अधीन हो गया। ये प्रस्ताव पारित किया गया। इस व्यवस्था के तहत अस्थायी तौर पर कसने के लिए पट्टे पर जमीन लेने वाले काश्तकारों की हालत तो दयनीय होती ही थी, साथ ही लेन देन की रसीदों का चलन न होने के कारण स्थायी पट्टेदारों के अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहते थे। आर्थिक तौर पर खोती व्यवस्था काश्तकारों के लिए नुकसानदेह है। इतना ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी एक घातक पद्धति है और जोतने वाले किसानों को किसी भी प्रकार से अच्छी माली हालत में प्राप्त करने की आज़ादी खोती पद्धति नहीं देती। ऐसी खोती व्यवस्था के प्रति ये परिषद पूरी तरह निषेध व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है, प्रार्थना करती है कि इस व्यवस्था को नष्ट कर दे। इस प्रस्ताव पर बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। श्री रंग जी, श्री बेंडके के भाषण हुए। इसके अलावा कुछ अन्य फुटकर प्रस्तावों के पारित होने के बाद शाम 7 बजे के आसपास परिषद का कामकाज समाप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। इस घोषणा के बाद धन्यवाद अर्पण प्रकट करते हुए पान सुपारी के बांटे जाने के बाद सभा बर्खास्त हुई। सभा को समापन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्पीच तो यहाँ समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, एक बड़ा संदेश आपको मिला, इतिहास की जानकारी मिली, इतिहास में किस लेवल का शोषण अत्याचार होता था बहुजन समाज पर, ये जानकारी यहाँ से आपको मिली आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिक सेंटर बने और उस वैचारिक सेंटर में पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों और इस तरह से जो शोषण अत्याचार होता रहता है अस्पृश्य वर्ग पर, बहुजन समाज पर, वहाँ बैठकर वो ऐसी कार्य योजना बनाए, रणनीति बनाए और उसको लागू करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाए और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी समृद्ध हों, सशक्त हों। ऐसी कार्य योजना के लिए एक वैचारिक सेंटर बनाने की बात बाबा साहब कहते थे। लेकिन बाबा साहब
ने वो वैचारिक सेंटर बनाने की अधूरी इच्छा बाबा साहब की अब पूरी करने जा रहा आवाजिका BBS 3 आईडासा। आवाजिका का मतलब अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, BBS 3 मतलब बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, आईडासा ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, यानी कि विद्यार्थियों का एक संगठन है। इन संगठनों के माध्यम से और आप सभी के बहुमूल्य अमूल्य योगदान से एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह की इमारत बनकर खड़ी होगी और ये वैचारिक सेंटर के रूप में इसको क्रियान्वित किया जाएगा और यहाँ पर हम सब पूरे देशवासियों के लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ एकत्र होंगे और आने वाले समय में समाज को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। इसमें यदि आप भी ऐतिहासिक निर्माण में अपना धमदान करना चाहते हैं तो SBI अकाउंट नंबर IFC कोड सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित है। सम्मानित साथियों, आप इस पर अपना अमूल्य धमदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। अगर आपको अच्छा लगा ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धा।